चलिए आगे चलते हैं। इसमें आगे लिखा है निषेचित अंडे से, एक मिनट, निषेचित अंडे से श्रमिक तथा रानी मधुमक्खी बन सकते हैं, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये डिसाइड होगा रॉयल जेली के खाने से। रॉयल जेली के मिलने से निर्धारित होता है, मतलब कि इनको रॉयल जेली भी अब देखिए, निषेचित अंडे से दोनों बन रहे हैं, श्रमिक भी बन रहा है, ठीक है, और ये मधुमक्खी रानी भी बन रही है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि उन दोनों में से रानी कौन बनेगी, तो वो रॉयल जेली जिसको खाने को मिल जाएगा वो रानी बन जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो क्या है, कहने का मतलब ये है कि निषेचित अंडे से सिरमिक और रानी बनते हैं, लेकिन मतलब सिरमिक को रॉयल जेली खाने को नहीं मिलती है, इसलिए वो सिरमिक ही रह जाता है, और ये मक्खी को मिल जाती है तो रॉयल जेली मिल जाती है तो वो रानी बन जाती है। क्लियर? ठीक, आगे चलते हैं। आगे लिखा है मधुमक्खियां छत्ते के ताप को नियंत्रित रखने का काम करती हैं, मतलब कि अपने आप कंट्रोल कर लेती हैं उसको, टेम्परेचर को। कैसे कर लेती है? वैसे नॉर्मली इनके छत्ते का जो तापमान है वो होता है सामान्यतः 32 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इनके निवास स्थान में, ये कोई टेम्परेचर भी पूछ लेता है, इनके निवास स्थान में वातानुकूलन या एयर कंडीशन पाया जाता है। एयर कंडीशन तो समझते हो ना, गर्मियों में ठंड लगती है, एसी मतलब। तो इनके जो छत्ता होता है ना उसमें एसी टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो गर्मियों में इनको, अतः लिखा है, अतः छत्ते को ये गर्मी में ठंडा कर लेती हैं और सर्दी में गर्म रखती हैं, ठीक है। ये बढ़िया स्पेशल फीचर होता है। तो ये कुल मिला के हमारा रानी जो मक्खी थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम पढ़ेंगे ड्रोन के बारे में, नर के बारे में, कि नर, नर को, नर मधुमक्खी, और मधुमक्खी के नर को हम ड्रोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। तो आपसे कोई पूछ ले कि मधुमक्खी के नर को क्या बोलते हैं? ड्रोन। आपको पता ही है किस कौन ये किस प्रकार के अंडों से बनते हैं? अनिषेचित अंडों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतः ये कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे बेटा, अगुणित होंगे, और इनमें क्रोमोसोम कितना होगा? 16 होगा, n बराबर 16 होता है। अब आगे लिखा है, यह छत्ते से संबंधित कोई कार्य नहीं करते हैं। इनका जो मुख्य कार्य है वो केवल है रानी मक्खी के साथ में मैथुन करना या जनन करना, ठीक है। तथा भोजन के लिए यह श्रमिक पर निर्भर करते हैं, मतलब कि भोजन तक, मतलब ये भोजन के लिए तक किस पे डिपेंड होते हैं? श्रमिक के ऊपर। श्रमिक भोजन तैयार करता है, हाँ, भोजन देता है। मतलब इनका केवल काम जनन का होता है। इसमें लार्वा, मोम ग्रंथियां तथा डंक अनुपस्थित होते हैं, मतलब कि जो नर होते हैं ड्रोन, उनमें लार भी नहीं होती है, और मोम ग्रंथि भी और डंक सब के सब जो है अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे चलते हैं। चलिए आगे, अब ये नर भी हो गया, मादा रानी भी हो गई, अब आगे है सिरमिक को देख लेते हैं, लेबर। अब इसमें लिखा है सिरमिक। सिरमिक बंध्य मादा होते हैं, मतलब नपुंसक फीमेल होती हैं, जिसको हम स्ट्राइल फीमेल भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है छत्ते में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है। देखिए सर्वाधिक होगी, ऑब्वियसली बात है, बाकी के बच्चे यही होते हैं राजा रानी के बाद। वास्तव में ये निषेचित अंडों से उत्पन्न मादाएं होती है, ये हम पढ़ ही चुके हैं हम। रानी भी बनेगी निषेचित से और श्रमिक भी निषेचित। अतः यह द्विगुणित या डिप्लॉयड होगा, क्योंकि ये निषेचित से बना। अच्छा देखिए ना, इसमें लिखा है आगे, इन्हें रॉयल जेली कम खाने को मिलती है, जिससे ये नपुंसक या बांझ रह जाती है। अगर ये इनको अच्छी मिल जाए खाने को तो ये रानी बन जाएंगी फिर। समझ पा रहे हैं? क्लियर? हाँ। इनमें कुछ विशेष उपांग होते हैं, लेकिन इनमें एक अलग से कुछ उपांग पाए जाते हैं, क्योंकि ये श्रमिक हैं, तो इसमें कुछ विशेष उपांग भी होते हैं, जैसे कि लाइक उदाहरण, उदर में डंक होता है, मोम ग्रंथियां होती हैं, और मकरंद को चूसने के उपांग भी होते हैं, और पराग को, जो पराग कण होते हैं उनको संचय मतलब इकट्ठे करने के लिए पिछली टांगों का रूपांतरण भी इनमें देखने को मिलता है, मतलब कि टोकरी या कटोरी टाइप की कन्वर्ट हो जाती है इनकी,
मतलब पुरान जो पिछली टांगे हैं ना वो चेंज हो जाती हैं, वो पराग को रख लेती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं। श्रमिक मधुमक्खी का जो औसत जीवन काल है ये पूछा गया है, याद रखना। 6 सप्ताह, 6 सप्ताह मतलब 42 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? हम्म। वेरी गुड। आगे, आगे लिखा है श्रमिकों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया। अब लेबर की भी यहाँ पे कैटेगरी अलग अलग है, श्रमिक की भी। तो इसमें मुख्य रूप से 4 कैटेगरियां हैं। पहला है बिल्डर भी, आपको नाम से ही उनके काम समझ में जाएंगे। दूसरा है रिपेयर भी। तीसरा है नर्स भी। हाँ, चौथा है गार्ड भी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब ये बिल्डर भी का मतलब बिल्डर है, बिल्डर का काम करेगी बिल्डिंग बनाने का, तो नया छत्ता बनाती है। हाँ। अब दूसरा है अपना रिपेयर भी तो रिपेयरिंग का काम करेगी, मतलब ये छत्ते की मरम्मत करती है। क्या करेगी? छत्ते की मरम्मत। और तीसरा है नर्स भी। नर्स मतलब वही शिशुओं की देख रेख करेगी, अन्य सदस्यों की देखभाल करेगी। ठीक है। और गार्ड, गार्ड तो समझते ही हो। गार्ड क्या करता है? शत्रु से छत्ते की रक्षा करेगा। ठीक है। हम्म। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्रमिक में बंध्य मादा होती है, वो भी बंध्य होगी मादा। ठीक है, नपुंसक होगी ये। स्ट्राइक। क्लियर, आगे चलते हैं। अ, आगे, आगे आपको देख पा रहे हैं, आगे लिखा है, एक मिनट, लिखा है श्रमिकों के द्वितीय जोड़ी पैरों, जिसको हम मीजोथोरैसिक बोलते हैं, उनमें पोलन ब्रश पाए जाते हैं। जबकि तृतीय जोड़ी मतलब कि मेटाथोरैसिक पैरों पर पोलन बास्केट होते हैं। ये दोनों उपांग पराग कणों को इकट्ठा करने में सहायता करते हैं। ठीक है। तो मैं बता ही देता हूँ ये कैसे होते हैं पैर। देखिए, मैंने बताया था इंसेक्ट जो होता है उसमें उसका जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सिर, बक्ष और उदर। ठीक है। और मैंने बोला था इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। अब देखिए इसमें एक्चुअली में होता क्या है, चलो मैं शुरू से बताता हूँ, एक मिनट। जैसे मान लो, एक मिनट, ये मान लो सिर है, ये बक्ष है और ये उदर है। ठीक है। तो ये इंसेक्ट में 3 जोड़ी जो पैर होते हैं, 1, 2 एंड 3। तो ये जो उधर वाला, सॉरी बक्ष वाला जो पार्ट है ना, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। अब दिख रहा है 1, 2 और 3, 3 भाग में। तो होता क्या है, अब ये इसको बोलते हैं हम, थोरैक्स के सबसे फर्स्ट भाग को बोलते हैं प्रोथोरैक्स। क्या बोलते हैं? अब थोरैक्स के आगे है ना तो प्रोथोरैक्स बोलेंगे। और जो बीच वाला होता है ना इसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स। मीजोथोरैक्स क्या बोलते हैं? मीजो। और लास्ट वाला होता है इसको मेटाथोरैक्स। समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें ये लिखा है कि जो दूसरे जोड़ी वाले, इसके सेकंड नंबर मतलब इसको क्या बोल रहा है? मीजोथोरैक्स। तो इस पे तो होगा पोलन ब्रुश। और ये लास्ट वाला मेटा है, इस पे क्या होगा? पोलन बास्केट। तो पोलन ब्रश मतलब कि जो परागकण है उनको ब्रश मतलब सफाई टाइप का करेगा। ठीक है, पोलन ब्रश। ठीक है। और पोलन बास्केट मतलब एक कटोरी अट्टा रहेगी जिसमें पोलन इकट्ठे रहेंगे। क्लियर? समझ गए हो? ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या है? आगे है जीवन चक्र, लाइफ साइकिल मधुमक्खी का, जैसे कि अपन ने उसका भी देखा था लैक इंसेक्ट का। इसका भी देख लेते हैं। तो एक मिनट, इसका लाइफ साइकिल। अब मुझे अच्छा कौन बता रहा है इसमें मधुमक्खी में कौन सा प्रकार का कायांतरण देखने को मिलता है? वेरी गुड। कौन सा मिलेगा? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, पूर्ण कायांतरण देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल में 4 अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। तो ये आपको देख पा रहे होंगे, ये एडल्ट है, वयस्क, वयस्क से निकला अंडा, ये अंडा है।
फिर अंडे से 3 दिन बाद जो है लार्वा निकलता है। आपको पता है मधुमक्खी के लार्वा को ग्रब लार्वा बोलते हैं। और फिर ग्रब लार्वा 5 से 7 दिन में प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्यूपा लगभग 14 दिन में, ये यहाँ पे 14 दिन लिखे हैं, 14 दिन में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वापस, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, अंडे से लार्वा कितने दिन में, 3 दिन में, ठीक है। और लार्वा से प्यूपा 5 से 7 दिन में। और प्यूपा से प्रोन 14 दिन में। कितने दिन में? 14। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं। आगे लिखा है मैथुनी उड़ान तथा मैथुन का टॉपिक है, 1 मिनट। मैथुनी उड़ान तथा मैथुन। अब मैथुन कब होती है वो सब बारे में लिखा है। और अगला टॉपिक है अंड निक्षेपण। तो देखिए अंड निक्षेपण में नई रानी मैथुन के कुछ समय बाद अंडे देना प्रारंभ करती है तथा इनके अंडे लंबे पतले व हल्के पीले रंग के होते हैं। ध्यान रखना, लंबे पतले हल्के पीले रंग के होते हैं, जिनसे 3 से 4 दिन बाद लार्वा निकलता है, जो कि हम देख चुके हैं। और इसके लार्वा को ग्रब कहते हैं, ग्रब लार्वा कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने उसमें भी देख लिया ऊपर। अब लिखा है ग्रब लार्वा। इसमें लिखा है कि 2-3 दिनों तक ये ग्रब लार्वा अपने चारों ओर ककून बना लेते हैं। ककून आपको पता है, पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अब आगे लिखा है ककून अवस्था। तो ककून अवस्था लगभग 7 से 14 दिन तक चलती है। और इसके बाद ककून से वयस्क जो है बाहर, 14 दिन अभी बताया था मैंने ऊपर, 14 दिन में वो एडल्ट बन जाता है। और आपसे कोई पूछ ले ककून अवस्था कितने दिन तक चलती है, तो 7 से 14 दिन। मतलब कि लार्वा से वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्यूपा होने के बाद में फिर वो बाहर निकलता है, तो वो एडल्ट हो जाता है, वयस्क हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछ ले, आगे लिखा है इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं के विकास में निम्न प्रकार समय लगता है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए उसका जो रानी होती है वो कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो रानी के लगते हैं 15 से 16 दिन। ठीक है। श्रमिक कितने दिन में? 18 से 20 दिन में। और नर कितने में? 22 से 24 दिन में। मतलब कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है? नर में। 22 से 24 दिन का समय लगता है। ठीक है। तो मैंने कहा टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब नर बनेगा और जल्दी हो गया, तो 15 से 16 दिन रानी बनेगी। और 18 से 20 दिन लगेगा तो श्रमिक बनेगा, लेबर बनेगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, आगे आखिरी टॉपिक है इसमें हमारा ब्रंदन या प्रवास या स्वार्मिंग। ठीक है। अब इसका क्या मतलब होता है? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है। उसी को हम इंग्लिश में स्वार्मिंग या हिंदी में ब्रंदन भी बोलते हैं। तो लिखा है बसंत ऋतु जैसे ही आती है या शरद ऋतु, सर्दियां जैसे ही आती हैं, बसंत या शरद ऋतु के आते ही रानी अंडे उत्पन्न करती है, जिसके बाद वह छत्ते के पुराने सदस्यों के साथ उड़कर चली जाती है। जैसे मान लो अब शरद ऋतु आई तो रानी ने अंडे दिए, और अंडे देने के बाद वो क्या करती है, उस छत्ते को छोड़ के सदस्यों के साथ उड़ के चली जाती है नई जगह पर, और वहां पर नया छत्ता बनाती है। इसी को हम स्वार्मिंग कहते हैं। इस क्रिया को स्वार्मिंग कहा जाता है। पुराने छत्ते में नए नर रानी पुत्रियां व श्रमिक रहते हैं। ठीक है। तो पुराने छत्ते में कौन रहेगा? नए नर रहेंगे और रानी पुत्रियां और श्रमिक रहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा, आज अपन इसको खत्म कर लेंगे, कोशिश करेंगे। आगे है, अगला टॉपिक है सूचना संप्रेषण। मधुमक्खी कम्युनिकेशन, हाँ कम्युनिकेट कैसे करती हैं, तो इसमें लिखा है मधुमक्खियों में, 1 मिनट, मधुमक्खी में सूचना संप्रेषण का एक विशेष प्रकार होता है। ये कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे को, कैसे करती हैं वो देख रहे हैं अभी। जिसकी खोज सबसे पहले की थी एक वैज्ञानिक जिनका नाम था कार्ल वॉन फ्रिस, सीवी फ्रिस शॉर्ट में बोल सकते हैं। पूरा नाम था कार्ल वॉन फ्रिस।
और इन्होंने खोज की थी इसके लिए, इनको सन 1967 में नोबेल प्राइज भी मिला था, 1967 में। इनके अनुसार मधुमक्खी जो होती है कुछ विशेष प्रकार के नृत्य मतलब डांस करती है या कुछ आवाज निकालती है, ध्वनि द्वारा सूचना प्रेषण करती है, मतलब कि दूसरी मधुमक्खियों को बुलाने का काम करती है। तो आगे देखते हैं। अब इसमें इन्होंने बताया था कि यह नृत्य जो डांस करती है वो दो प्रकार का डांस करती है मधुमक्खी, सूचना के लिए, बुलाने के लिए, ठीक है। और दो डांस कौन कौन से हैं? पहला है गोल नाच और दूसरा है दुम दौलनी नाच, ठीक है। तो गोल नाच में क्या करती है? अब गोल नाच अगर वो गोल गोल घूम रही है, मतलब ऐसे अराउंड में गोल गोल घूम रही है मधुमक्खी, ठीक है। तो अगर गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब है कि यह नाच जब करती है जब भोजन स्रोत जो है वो 75 मीटर के अंदर उपस्थित हो, तो इसकी वो सूचना देती है अन्य मधुमक्खियों को कि गोल अगर गोल गोल घूम रही है तो इसका मतलब है कि भोजन जो है वो उसके 75 मीटर के अंदर है, सराउंडिंग में, ठीक है। अगर अगर एक होता है, एक और डांस है दुम दोलनी नाच, अंग्रेजी में इसको टेल वैगिंग बोलते हैं। तो अगर भोजन 75 मीटर से ज्यादा दूरी पर है तो फिर वो दुम डोलनी डांस करती है। अब दुम डोलनी डांस क्या होता है वो भी मैं बता रहा हूँ। तो यह भोजन के 75 मीटर से अधिक दूर होने की सूचना देता है तथा स्रोत की सूर्य के सापेक्ष स्थिति में के बारे में सूचना देता है। अतः यह जो नृत्य है वो अंग्रेजी के आठ की भांति होता है। देखिए कुछ ऐसे घूमती है मधुमक्खी, ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूम के ऐसे ऐसे बार बार ऐसे ही आठ, समझ पा रहे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको हम बोलते हैं दुम दोलनी डांस, ठीक है। और अगर ये ऐसे सराउंड घूम रही है तो इसको क्या बोलेंगे? गोल नाच। अगर वो ऐसे नाच रही है तो अन्य मधुमक्खियों को यह पता चल जाता है कि भोजन कितनी दूरी पर है, 75 मीटर के अंदर है। और अगर वो ऐसे घूम रही है तो इसका मतलब है भोजन 75 मीटर से ज्यादा दूरी पर है। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर। आगे चलें। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ टर्म है, वो देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें लिखा है मधुमक्खी पालन में कृत्रिम छत्तों का उपयोग सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक लैंग स्ट्रॉथ ने किया था। आजकल जो मधुमक्खी पालन है वो कृत्रिम छत्तों से किया जा रहा है, आर्टिफिशियल आने लगे हैं मार्केट में। तो जिसको अगर व्यवसायिक रूप से मधुमक्खी पालन करना है बिजनेस पर्पज से तो वो कर सकता है। वैसे नेचुरल में ही होता है, लेकिन अब आजकल आर्टिफिशियल छत्ते आने लगे हैं, उनमें मधुमक्खी रहती है। पाल के अपन बढ़िया बिजनेस कर सकते हैं। आगे है भारत में सर्वप्रथम उद्योग के रूप में बिजनेस के पर्पज से मधुमक्खी पालन 1882 में बंगाल में तथा 1884 में पंजाब में किया गया। तो बिजनेस पर्पज से ये किया गया, 82 में बंगाल में और 84 में पंजाब में। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश में राजकीय मधुमक्खी पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल जिले में स्थित है। अब देखिए पहले ये उत्तर प्रदेश में था नैनीताल, क्योंकि जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। अगर आगे वर्तमान पोजीशन पूछ ले तो वर्तमान में नैनीताल उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड में आएगा, ठीक है। इस पर लिखा है उत्तर प्रदेश में एक सिंगल राइट है और उत्तराखंड में डबल राइट। अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर उत्तराखंड लगाना है, ठीक है। और अगर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है तो फिर यूपी लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे आगे देख लेते हैं बेटा। आगे लिखा है अ, मधुमक्खी का जो मोम है वो सिरमिक के तीसरे और छठे खंड पर स्थित मोम ग्रंथियों से द्रव के रूप में निकलता है। अब ये बड़ा काम की चीज है कि यहाँ सिरमिक का काम भी आ गया। तो सिरमिक में मोम ग्रंथि भी होती है। और आपसे पूछ ले, हाँ आपसे कोई पूछ ले कि जो है मोम जो है कहाँ से निकलती है, तो सिरमिक के तीसरे व छठवें उदर खंड में जो स्थित दो जोड़ी मोम ग्रंथियां होती हैं वहां से जो है मोम निकलता है, ठीक है। जो उदर खंडों के स्टरनाइट पर सूख जाता है, मतलब कि यहाँ आके वो सूख जाता है स्टरनाइट पर, इसे टार्सस द्वारा मुंह पर पहुंचाया जाता है। ये अब इसके जो पैर होते हैं उसके जो है
ये भाग होते हैं, टार्सस, ये सब मैं बताऊंगा बाद में, जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करूंगा इस चीज़ों के बारे में, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। तो टार्सस द्वारा मुंह पे लाया जाता है, और मुंह पे लाने के बाद मैंडिबल मतलब जबड़े के द्वारा इसको चबाकर जो है सॉफ्ट बनाया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, ठीक है। फीमर वगैरह, टार्सस वगैरह, टीबिया वगैरह, ये सब पैर के भाग होते हैं, मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा तुम्हें, है ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये तो है। आगे इसमें लिखा है आर्थिक महत्व। अब आर्थिक महत्व भी समझते हैं आप, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो इसमें लिखा है, शहद एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है जिसमें लगभग 79% शुगर शर्करा, और उसमें भी स्पेशल शर्करा में फ्रक्टोज 38% और ग्लूकोज 31%। मतलब इसमें तो सभी हैं, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है, सुक्रोज तथा सुक्रोज, माल्टोज तथा अन्य शर्करा 10%। मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है, ये शुगर जो है बहुत होती है। मीठा भी होता है शायद, आपने देखा हो। 17% शहद में पानी होता है, 6% एंजाइम होते हैं, 2.21% पिगमेंट या वर्णक होते हैं, एवं शेष मात्रा में विटामिन, खनिज लवण आदि उपस्थित। मतलब ये इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, खाने के पर्पज से बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। आगे लिखा है इसका उपयोग, आपने देखा होगा इसका उपयोग जैम व जेली बनाने में किया जाता है। बिल्कुल। शहद में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित शर्करा लेब्यूलोज, या इसको फ्रक्टोज भी बोलते हैं, ये होती है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शहद में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी शुगर होती है, लेब्यूलोज या फ्रक्टोज। ये यहाँ लिखा है, ये लिखा है 38% सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा। आगे है, अगला है, शहद का उपयोग आयुर्वेदिक दवाएं व यूनानी दवाइयों में बनाने में किया जाता है। आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा डॉक्टर जो होते हैं, बीएचएमएस वगैरह, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, वो इसको सजेस्ट करते हैं। हम्म। वेरी गुड। मोम का जो उपयोग है, मोमबत्ती पॉलिश बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन में भी किया जाता है। ठीक है, जो सौंदर्य प्रसाधन मतलब कि जो क्रीम वगैरह ये आती है ना, ये, ये उनमें बहुत ज्यादा, साबुन वगैरह उनमें भी यूज होता है मोम का। क्रीम वगैरह में ज्यादा होता है, मेकअप के जो सामान होते हैं। आगे लिखा है, मधुमक्खी के विष में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। मधुमक्खी के विष में एंटीबायोटिक गुण होते हैं। चलिए, ये जरा तुम लोग म्यूट हो जाए, जरा मेरी आवाज रिपीट हो रही है बेटा, सब लोग हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण बिंदु और हैं, बाकी का ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। तो आगे है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, रॉयल जेली नर्सवी द्वारा हाइपोफैरिंग्स नामक ग्रंथि से स्रावित पदार्थ है। अब ये जो रॉयल जेली क्या होती है, तो उसमें बताया है कि नर्स भी मतलब जो होता है, श्रमिक में भी जो नर्स भी होता है, उसके द्वारा हाइपोफैरिंग्स नामक एक ग्रंथि होती है, उससे स्रावित एक पदार्थ है जिसमें कि सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन होता है, 15 से 18%। तो कुल मिला के रॉयल जेली में प्रोटीन होता है 15 से 18%। और इसको कौन बनाता है, तो नर्सरी द्वारा बनाया जाता है, हाइपोफेरिंक्स नामक ग्रंथि से इसको स्रावित किया जाता है। आगे लिखा है, अगला पॉइंट है, मधुमक्खी से होने वाला जो अप्रत्यक्ष लाभ है वो परागण है, और कुल पर परागण का 80 से 90% भाग मधुमक्खियों द्वारा होता है। बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मधुमक्खी में हमको तो यही लगता है कि शहद प्राप्त होता होगा, मोम होता होगा,
लेकिन एक्चुअल में ये तो हमको दिखाई देता है, तो इसको हम बोलते हैं, जो दिखाई देता है उसको प्रत्यक्ष या डायरेक्ट बेनिफिट्स बोलते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता है उसको इनडायरेक्ट बेनिफिट्स या अप्रत्यक्ष लाभ बोलते हैं, जो कि सबसे ज्यादा मधुमक्खी करती है पर परागण। 80 से 90% काम करती है मधुमक्खी। समझ पा रहे हो तो कितनी और भी उपयोगी है इस माध्यम से। बाकी आगे लिखा है। हाँ, मधुमक्खियों के माउथ पार्ट्स जो मुखांग होते हैं वो चाटने व चबाने वाले होते हैं, ठीक है। या चबाने व चाटने वाले होते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, मधुमक्खी में होलो मेटाबोला या पूर्ण कायांतरण देखने को मिलता है। ये तो हमको पता ही है पहले से। अब मधुमक्खी के भी शत्रु होते हैं, जैसे हमने लाख कीट के भी देखे थे। अब इसका जो शत्रु होते हैं, इनके कौन कौन से शत्रु हैं, तो इसके शत्रु में लिखा है, एक होता है एकेरोन्सिया स्टिकस, इसको हम मधु डाकू बोलते हैं। ये शहद खा जाता है पूरी, है मधु डाकू है। और एक है बैक्स मॉथ। और ये चींटियां इसकी भी हैं, चींटियां भी शत्रु होती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे देख लेते हैं, कुछ लास्ट फैक्ट हैं, कुछ और फैक्ट हैं। ये मीटिंग वैसे भी 10 मिनट में खत्म होने वाली है। तो ये लिखा है, ये कुछ फैक्ट है, मैं बता देता हूँ। कृत्रिम मधुमक्खी पालन के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है, तो इसमें लिखा है कृत्रिम मधुमक्खी पालन हेतु हमें एक तो मोनाग्रह और एक पोला आधार, दो यंत्र आते हैं, इनकी जरूरत होती है। मोनाग्रह को इंग्लिश में लिखा है बी हाइव, और पोला आधार को इंग्लिश में लिखा है कॉम्ब फाउंडेशन। तो ये दो यंत्र हैं, इनका आप याद रख लेना, मोनाग्रह और पोला आधार, ठीक है। फिर कुछ रोग लिखे हैं, कुछ बीमारियां हैं जो मधुमक्खी में लगती हैं, तो मधुमक्खियों के रोग लिखे हैं। तो इसमें देख लेते हैं। पहला है एक्रीन बीमारी। ये एक्रीन बीमारी मकड़ी द्वारा फैलती है, ठीक है। दूसरी बीमारी है नोसेमा। ये नोसेमा एक प्रोटोजोआ होता है, नोसेमा एपिस, जो कि मधुमक्खी को स्पेशली हानि पहुंचाता है। तो प्रोटोजोआ होता है नोसेमा एपिस, उसके द्वारा नोसेमा बीमारी होती है। फिर लकवा बीमारी है, इसका पैरालाइसिस बोलते हैं, ये वायरस के द्वारा होता है। और फिर है पेचिस या दस्त, तो ये अमीबा के द्वारा होता है। और लास्ट कुछ एक और पॉइंट लिखा है, नोसेना तथा अमीबा में पेचिस के समान ही लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये लिखा है कि नोसेना और अमीबी जो रोग होते हैं उनमें दोनों में पेचिस के जैसे ही लक्षण दिखाई हमको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, तो ठीक है।